हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारे आज हरियाणा के इतिहास की सेकेंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा महाजनपद काल से लेकर और जो हमारा पुष्यभूति वंश है वहाँ तक का सफ़र तय करवाऊँगी। तो चलिए जो हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सके। तो चलिए जो हमारी वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले महाजनपद काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। जो ये महाजनपद काल थे ये कौन सी ईसा पूर्व में थे, तो ये 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक है, तो जो हमारे महाजनपद काल है, महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय और जो हमारा जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। इन दो ग्रंथों से हमें क्या मिलती है, जो हमारे महाजनपद थे इनकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, जो हमारे कुल महाजनपद थे वो कितने थे, 16 थे। और इन 16 में से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था, हमारा मगध था। और जो ये हमारा मगध था इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, हमारी पाटलिपुत्र थी। आपने ध्यान रख लेनी है। ठीक है, जो हमारे महाजनपद है, महाजनपद में कुरु राज्य ही हरियाणा हुआ करता था और आधुनिक हरियाणा व दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिमी वाला जो अंश है वो इसमें शामिल हुआ करता था। और जो हमारा कुरु राज्य था या फिर जो हमारा कुरु महाजनपद था इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, हमारी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने ध्यान रख लेना है, उस समय पर एक पांचाल नाम का जनपद हुआ करता था और जो जिसमें द्रौपदी जी का जन्म हुआ था। और इसी कारण से जो हमारी द्रौपदी जी है इन्हें क्या बोला जाता था, पांचाली के नाम से जाना जाता था या फिर इन्हें पांचाली बोला जाता था। ठीक है, जो हमारा सूरसेन जनपद है इसमें किसका जन्म हुआ था, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं इनका क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे महाजनपद से रिलेटेड बस आपने ये तमाम बातें ध्यान रख लेनी है। अब देखिए, जो हमारा मौर्य काल है, मौर्य काल को अब पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान रख लेना है, जो हमारा मौर्य काल है, मौर्य काल की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उसके जो मंत्री हैं कौटिल्य जी, इन दोनों को जाता है। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके मंत्री कौटिल्य जी को जाता है। जो हरियाणा है, हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा था, तो जो हमारा हरियाणा है मौर्यों के अधीन 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अंबाला टोपरा कला वर्तमान यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, जो हमारे सम्राट अशोक जी हैं इनके शासनकाल में टोटल 7 अभिलेख थे हरियाणा से मिले हैं। और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा अंबाला का टोपरा कला अभिलेख है। लेकिन एट प्रेजेंट जो ये टोपरा कला गांव है ये अंबाला में न होकर कहाँ पर है, हमारे यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, जो थानेसर है, थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, क्योंकि थानेसर में अशोक ने एक महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था जिसमें महात्मा बुद्ध के क्या रखे हुए हैं, अवशेष रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे सम्राट अशोक जी हैं ये इनका जो पैतृक राज्य है वो किसे माना जाता है, थानेसर को माना जाता है। और इन्होंने क्या करवाया था, यहाँ पर जो हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं इनके लिए एक स्तूप का यहाँ पर निर्माण करवाया था, इनके अवशेष रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मौर्य काल था, छोटा सा था, आपको ध्यान रख लेना है। महाजनपद हो गया, हमारा मौर्य काल हो गया। अब देखिए, जब हम है ना योधेय गणराज्य को देखते हैं। देखिए, जो हमारा योधेय गणराज्य है इसकी स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा मानी जाती है। जो हमारे युधिष्ठिर जी थे इनके द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। योधेय गणराज्य में लगभग सारा हरियाणा, यूपी, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब का आता था। ठीक है, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, करनाल के जिलों बहुत सारे योधेय सिक्के हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, योधेय कालीन सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हमारा सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा और करनाल, यहाँ से मिले हैं हमें। योधेय गणराज्य की जो राजधानी थी वो प्राकृतानाथ होती थी, जो कि औरंगाबाद भिवानी में आती है। ठीक है, योधेय कालीन में हरियाणा 2 भागों में बटा हुआ था, एक रोहतक में बटा हुआ था, एक सिरसा में बटा हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट सर्वप्रथम 1834 में कप्तान कोटल नामक व्यक्ति को योधेय गण के क्या मिले थे, सिक्के मिले थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है,
जो हमारा यूपी का गांव है बेहट, वहां पर सबसे पहले 1834 में कोटल नाम का एक व्यक्ति था, उसे क्या मिले थे, योधेय कालीन क्या मिले थे, सिक्के मिले थे। ठीक है, और आपने ये ध्यान रख लेना है जो हमारा योधेय गणराज्य है इसकी जो कैपिटल होती थी वो क्या होती थी, हमारे भिवानी के औरंगाबाद का प्राकर्तनाथ होता था। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे है क्या, रुको एक मिनट। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखिए जो है योधेय गणराज्य को कर लिया है। अब हम अगर गणराज्य को देखते हैं। देखिए 9वीं शताब्दी में योधेय गणराज्य की तरह हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य कौन सा था, अगर गणराज्य था। ठीक है, अगर गणराज्य को अगौण्य भी कहा जाता है। अगरोदका व अगरोहा अगर गणराज्य की क्या होती थी, कैपिटल होती थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, जो महाराजा अग्रसेन है इन्होंने अग्रवाल नगर को बसाया था। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रोहा का वर्णन किया है। अग्रोहा से हमें एक ईंट मिली है जिस पर संगीत के क्या लिखे हुए हैं, 7 स्वर अंकित है। और वो 7 स्वर कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा दा नी, ये हमारे 7 स्वर हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो एक ईंट मिली है अग्रोहा से, यहाँ पर एक ईंट पर 7 संगीत के 7 स्वर अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपने योधेय व कुणिद ने मिलकर कुषाणों को हराया था। जो योधेय थे और जो कुणिद थे इन दोनों ने मिलकर किसको हराया था, कुषाणों को हराया था। अर्जुन नारायण का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र पर था। अगर गणराज्य के सिक्के अग्रोहा से 10 तथा बरवाला से 9 मिले हैं। अगर गणराज्य के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था, अग्रे लिखा हुआ हमें मिला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काल है वो गुप्त काल है। गुप्त काल को जानते हैं। तो देखिए जो हमारा गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखने का श्रेय किसे जाता है, श्री गुप्त को जाता है। इन्होंने 275 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु भगवान के उपासक थे। समुद्र जो गुप्त होते थे, ये विंसेंट स्मिथ ने भारत का इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। जो हमारे समुद्र गुप्त थे ये जो है वीणा बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां गुप्त काल की मिली हैं। गुप्त कालीन सूर्यदेव की मूर्तियां अग्रोहा हिसार से हमें मिली हैं। जो गुप्त कालीन शिव की मूर्ति हमें बरवाला हिसार व औरंगाबाद से मिली है। और गुप्त कालीन विष्णु की मूर्ति हमें रोहतक के मोहनबाड़ी से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो आता है वंश वो आता है हमारा पुष्यभूति वंश। और ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट वंश रहेगा। जो हमारा पुष्यभूति वंश है इसे क्या है, वर्धन वंश भी बोला जाता है। ठीक है, जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा पुष्यभूति वंश है इसका सेकंड नेम क्या है, तो इसका जो सेकंड नेम है वो वर्धन वंश है। पुष्यभूति वंश ने 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक क्या किया था, राज किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अपने पुष्यभूति वंश से रिलेटेड जो HSSC क्वेश्चन पूछती है, जो क्वेश्चन या फिर जो एग्जाम लेती है उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या तो हर्षवर्धन से पूछ लेता है या फिर जो हमारा पुष्यभूति वंश है इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति जी थे। वह श्रीकंठ जनपद का राजा था तथा इनकी राजधानी कौन सी होती थी, हमारी थानेसर होती थी। ठीक है, जो पुष्यभूति वंश है इसका दूसरा नाम क्या था, वृद्धन वंश था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए आपने ध्यान रख लेना है, जो हमारे थानेसर है, थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, पुष्यभूति जी ने करवाया था। लेकिन इसका जो है पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था सदाशिव राव भाऊ ने। ये अपने दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। अगर आपसे सिंपल ये पूछे कि थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुष्यभूति जी के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थानेसर के प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, अगर आपको लिए एक स्पेशल वर्ड लगा दिया जाता है पुनर्निर्माण, तो वो किसने करवाया था सदाशिव राव भाऊ जी ने। ठीक है, अब देखिए हम प्रभाकर वर्धन जी के बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारे प्रभाकर वर्धन है, ये इनकी जो शादी होती है वो यशोमती जी से होती है। और जब इनकी शादी यशोमती जी से हो जाती है तो इनसे 3 संतान पैदा होती है। एक होता है राज्यवर्धन, एक होता है हर्षवर्धन और एक होती है राज्यश्री। ठीक है, देखिए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये इनके 2 बेटे थे और जो राज्यश्री थी ये इनकी एक बेटी थी। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना, जो हमारी राज्यश्री थी या फिर जो राज्यश्री थी प्रभाकर वर्धन की और यशोमती जी की बेटी, इनका जो विवाह है वो ग्रह वर्मा जी के साथ हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारे राज्यवर्धन है ये बड़े वाले बेटे थे, हर्षवर्धन बीच वाले थे और राज्यश्री छोटी थी। ठीक है,
तो प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और यशोमती जी इनके साथ सती हो जाती है। इन दोनों का तो देखो, प्रभाकर वर्धन का और यशोमती जी का तो हो गया काम तमाम कब, 605 ईस्वी में। ठीक है, फिर क्या चलता है, फिर राज्यवर्धन का कार्यकाल चलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है, जो ये प्रभाकर वर्धन जी होते हैं, ये थानेसर में एक विद्रोह चल रहा होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजते हैं, और जब राज्यवर्धन वहां से वापस आता है तो इनको पता चल जाता है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं उनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्या होते हैं, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो है राज्यवर्धन क्या बन जाते हैं, उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्रिएट करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये हमारे प्रभाकर वर्धन, ये सोमती जी, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो जो हमारी यशोमती जी है, ये इनके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो ये दोनों तो चले गए। इनके जो पुत्र थे वो थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। ठीक है, राज्यश्री का विवाह हो जाता है गर्रावर्मा के साथ। जो गर्रावर्मा थे ये कन्नौज के मोखरी राजा थे। ठीक है, तो राज्यवर्धन वहां से वापस आ जाते हैं, थानेसर का जो विद्रोह है उसको दबा कर आते हैं। तो क्या होता है, जो प्रभाकर वर्धन है और यशोमती जी है, इनकी क्या हो जाती है, तब तक मृत्यु हो जाती है। तो 606 ईस्वी में जो है राज्यवर्धन गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, सॉरी 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 जो राज्यवर्धन है वो 606 ईस्वी में गद्दी पर नहीं बैठते हैं, जो हमारे हर्षवर्धन जी है वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन किसको मार देते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं। ठीक है, और जो देवगुप्त है और शशांक है, ये मिलकर, ये जो देवगुप्त है ये मालवा का शासक है, जो शशांक है ये राज्यवर्धन के पास मैसेज भेजता है और इसे इनवाइट करता है कि आप आ जाइए, राज्यवर्धन जी आप हमारे यहाँ पर आ जाइए और आप मेरी बहन से क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। राज्यवर्धन क्या करता है, यहाँ पर इन शशांक के घर पर इनकी बहन के साथ शादी करने के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है, जो शशांक है तो अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए, जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है, तो जो शशांक है ये इसका फ्रेंड है देवगुप्त का। तो ये शशांक अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देता है। ठीक है, कब मार देता है, 605 ईस्वी में ही मार देता है राज्यवर्धन को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छे से ध्यान आ गई होगी, समझ आ गई होगी। एक बार रिपीट करती हूँ, प्रभाकर वर्धन यशोमती जी दोनों हस्बैंड वाइफ का जोड़ा था। क्या होता है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो साथ में जो क्या होती है, सती, जो यशोमती जी है वो सती हो जाती हैं। ठीक है, इनकी 3 संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। जो राज्यवर्धन है थानेसर का विद्रोह दबाने के लिए जाते हैं। अगर वो आते, जब वो आते हैं वापस तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और साथ में उनकी माता जी की भी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो फिर क्या होता है, राज्यवर्धन अपने आप को उत्तराधिकारी नियुक्त कर लेता है। फिर क्या होता है, जब उसको पता चलता है कि जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन क्या, जो देवगुप्त है वो क्या करता है, जो गर्रावर्मा है इसकी हत्या कर देता है। और गर्रावर्मा कौन है, राज्यश्री का हस्बैंड है। तो ये क्या लगेगा इसका रिलेशन में, जो भी लगेगा राज्यवर्धन गर्रावर्मा का, वो गर्रावर्मा राज्यवर्धन का जो भी लगेगा, तो ये इसकी बहन के पति की जो देवगुप्त हत्या कर देता है। तो राज्यवर्धन इससे बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार देता है। और जो देवगुप्त है वो शशांक का फ्रेंड है। तो शशांक इसको धोखे से इनवाइट करता है राज्यवर्धन को कि आइए आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। जैसे ही राज्यवर्धन इनकी बहन से शादी करने के लिए आते हैं तो शशांक इनको मार देते हैं 605 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक आपने जो स्टोरी है ध्यान रख लेनी है। और ये आपने ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना है, ये नेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो शशांक जी हैं इन्होंने क्या किया था, जो हमारा बोधि वृक्ष था इसको कटवाया था। ठीक है, अब देखिए हमारी जो रियल स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। जो हमारा रियल जो भी काम की बातें हमारी याद रखने की होती हैं, तो वो हर्षवर्धन जी से बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रख लेना है। जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। इनका जो जीवन काल अगर आपसे पूछे, इनका जीवन काल है 590 से 647 ईस्वी तक। लेकिन अगर आपसे इनका शासनकाल पूछे तो 606 से 647 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। ये राजा बने थे 606 ईस्वी में, महज जब तक इनकी जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी। ठीक है,
इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 647 ईस्वी में हो गई थी। जो हमारे राज्य हर्षवर्धन जी हैं, इनके सामने दो चुनौतियाँ थी। फर्स्ट तो जो इनके भाई को इन शशांक ने मार दिया था उसकी मौत का बदला लेना था, और सेकंड जो इनकी बहन राजश्री, जब ग्रहवर्मा जी की मृत्यु हो जाती है और राजश्री को पता चल जाता है कि आपके हस्बैंड अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये क्या करती हैं, सती होने के लिए जंगलों की तरफ चल देती हैं। तो राजा हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां होती हैं, एक तो अपने भाई की मौत का बदला लेना होता है, और एक जो इनकी बहन राजश्री है इनको सती होने से इनको बचाना होता है, ठीक है। और ये इस काम में क्या होते हैं, सक्सेस भी रहते हैं, तो अपनी बहन को ये सती होने से बचा भी लेते हैं। तो जो हमारा वर्धन वंश का सबसे प्रभावी राजा कौन था, हमारा हर्षवर्धन था। और आपने ये ध्यान रख लेना है, जो हमारा सती प्रथा थी इसको 1829 में राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिंग ने मिलकर क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। सती प्रथा वो होती है, अगर किसी का हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी पत्नी होती है उसको उस हस्बैंड के साथ ही जो उसकी चिता होती है उसी के साथ जला दिया जाता है। ये सती प्रथा थी, लेकिन ये बहुत ही बुरी क्या है प्रथा थी। इसको क्या कर दिया गया, 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। जो हर्षवर्धन है, राजा बनते ही शशांक को हरा दिया। जो हर्षवर्धन है इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये राजा बने, राजा बनते ही इन्होंने शशांक को हरा दिया। और जो हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर, और जो सेकंड राजधानी थी वो थी कन्नौज। और आपने ये ध्यान रख लेना है, जो इनकी कन्नौज सेकंड राजधानी कैसे बनी थी, तो आपने ध्यान रख लेना है, जो राजश्री की शादी हुई थी वो कन्नौज के राजा के साथ हुई थी। तो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा तो रहते नहीं है इस दुनिया में, तो इनके ऊपर जब ये कन्नौज बेसहारा हो जाती है, या फिर इसका जो मालिक है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो जो हर्षवर्धन है वो क्या करते हैं, कन्नौज को अपनी सेकंड राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हवेन स्वांग, ठीक है। इसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। देखिए, आपको दो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे नेशनल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा हवेन स्वांग है वो भारत में कब आया था, तो वो भारत में आया था 629 ईस्वी में, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक थी सी यू की। इस सी यू की में इन्होंने ना वर्णन किया था हरियाणा के कुछ स्थानों का, ठीक है। 634 ईस्वी में ये हरियाणा में आया था और 644 ईस्वी तक रहा था। और जब ये वापस गया था तो अपने साथ 257 बुक्स लेकर गया था। और जो इनका बाकी का जो जीवन था, इन बुक्स को ट्रांसलेट करने में ही इनका जो है सारा जीवन क्या है निकल गया था, ठीक है। तो जो ये 257 बुक यहाँ से हमारे हरियाणा से लेकर गया था, तो जब ये वापस गया था तो उनका जो अनुवाद करने में इसका सारा टाइम निकल गया था। जो हमारे हवेन स्वांग हैं, इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। हवेन स्वांग से रिलेटेड बस आपने यही सभी बातें ध्यान रख लेनी है। 634 ईस्वी में हरियाणा में आया था, 44 तक ये रहा था। और भारत में पूछे तो 629 ईस्वी में आया था, 644 तक ही रहा था। और इनकी जो बुक थी वो थी सी यू की, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है हवेन स्वांग से रिलेटेड। और इसने क्या करा था, जो हमारा बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करा था, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, इनके जो दरबारी कवि थे और जो इनके फ्रेंड थे वो कौन थे, बाणभट्ट जी थे। तो इनकी दो रचनाएं हैं, एक हर्षचरित है और एक इनकी कादम्बरी है। तो ये इनकी दो रचनाएं आपने ध्यान रख लेनी है। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु व यशोमती जी के सती होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। जो हर्षवर्धन हैं वो भी एक अच्छे रचनाकार थे। उनके भी 3 रचनाएं हैं, एक है नागानंद, एक प्रियदर्शिका और एक रत्नावली। ये इनकी 3 क्या है रचनाएं हैं, ठीक है। कुंभ के मेले की शुरुआत महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में सबसे ज़्यादा अटैक किस जाति ने किए थे, हुण जाति ने किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, HSSC के प्रीवियस ईयर के एग्जाम है जो वहाँ पर पूछा गया, ठीक है। और आपने ये ध्यान रख लेना है, कोई भी जो दरबारी कवि होता है या फिर कोई भी फ्रेंड होता है वो अपने राजा के बारे में कोई भी बातें गलत नहीं लिखता है, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं बताया, जो हर्षवर्धन जी हैं उनकी एक बार हार हो गई थी, तो जो बाणभट्ट जी इन्होंने नहीं बताया कि इनकी हार हो गई थी। तो हमें किससे पता चलता है, तो एक है ना ऐहोल अभिलेख है, वहाँ से हमें पता लगता है। और जो ये ऐहोल अभिलेख है ये कहाँ का अभिलेख है, लाओस देश का अभिलेख है। और हमें इससे जानकारी मिलती है, जो हमारे पुलकेशियन द्वितीय जी हैं इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे 634-35 ईस्वी में हर्षवर्धन जी को हराया था। और इसकी जानकारी मैंने आपको बताया लाओस देश के ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ठीक है। जो हमारे पुलकेशियन द्वितीय थे ये चालुक्य वंश के थे, ठीक है। और हर्षवर्धन के बाद हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश उभर कर आया था। आज के लिए इस वीडियो में बस हम
जो है पुष्यभूति वंश तक ही इस वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट आगे की जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम आगे तक कवर करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।